फैटिफ के हमारे ग्रे लिस्ट से निकलना और कहीं खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाना, ये तो पाकिस्तान का इशू है। लेकिन जो भी निगोशिएट कर रहे थे, जो इन्होंने जिस तरह की निगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। सो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए, और कोई फिक्र नहीं कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो क्या होता है। और इन्होंने लास्ट मिनट तक कोशिश की, फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहा, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। ये जो फैटफ की सारी लेजिस्लेशन और ये जो कहानी चली है, मैं सिर्फ आज अपने मुल्क के सामने, अपनी पार्लियामेंट के सामने, ये जिधर जा भी रही है हमारी, ये देख भी जो रहे हैं पाकिस्तान में लोग, देखें जी, फैटफ का हमें सबको पता चलना चाहिए कि ये फैटफ कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम फैटफ के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर। ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती है, हमारी फाइनेंस, हम बाहर के फाइनेंसेस से मुल्क कट ऑफ हो जाता है। और वो मुल्क जो पहले मुश्किल हालात में था और जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब आप उस सतह पे हो जो हमारे थे आज से 2 साल पहले, उसका मतलब ये कि सारा प्रेशर पड़ता है करेंसी के ऊपर, रुपए के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे रुपया गिरता है सारी इंपोर्ट्स महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर तेल, जिसके अंदर तेल की वजह से बिजली, जितनी भी इंपोर्ट्स हमें चाहिए होती हैं हमारी इनपुट्स इंडस्ट्री के लिए, यानी सारी चीज़ें, जब पेट्रोल, डीजल, बिजली, ये जब सब महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगी, तो आखिर में महंगाई से गुर्बत बढ़ती है। लेकिन मैंने आज ऑपोजिशन का जब रवैया देखा तो मुझे जो मेरे दिल में खदशा था, जो मेरे इनके ऊपर मेरे व्यूज़ हैं, सब ऑपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं, वो कंफर्म हो गए। आज वो कंफर्म तब भी हो गए जिस तरह इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन को अप्रोच किया। क्योंकि फैटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस, उसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी क्रैश करना, उसका मतलब रुपया किधर रुकेगा, 250 पे, 300 पे डॉलर जाएगा, किसी को नहीं पता। क्योंकि हमारे पास तो इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि हम रुपए को सपोर्ट कर सके। तो इन हालात के अंदर हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है, हमें कोई जाती फायदा तो नहीं है। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने ना तो शुक्रिया अदा किया हमारा कि जिस तरह हमने बचाया पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने कोविड से, बल्कि मैंने तो इनकी तकरीरें सुनी थी, मुझे मिसाल दी जा रही थी, नरेंद्र मोदी को देखो उसने कैसे लॉकडाउन किया है। मुझे यानी जिस तरह की तनकीद, किसी ने कहा FIR काट दो, कोई लोग मारे थे तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर FIR काट दो। तो वो करते इतनी, यानी जब तनकीद की थी तो अगर अल्लाह ने करम किया तो इनको फिर थोड़ी सी तो तारीफ कर देनी चाहिए थी। लेकिन जो आज इनका रवैया था और जो हमारी नेगोशिएशंस चली और हमने कोशिश की इनको कन्विंस करने की कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये फैटफ के हमारे ग्रे लिस्ट से निकलना
और कहीं खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाना, ये तो पाकिस्तान का इशू है। लेकिन जो भी निगोशिएट कर रहे थे, जो इन्होंने जिस तरह की निगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। सो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए, और कोई फिक्र नहीं कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो क्या होता है। और इन्होंने लास्ट मिनट तक कोशिश की, फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहा, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। स्पीकर साहब, मैं अपनी कौम को, क्योंकि अपनी मेंबर्स भी मेरे बैठे हैं, कौम भी, मनी लॉन्ड्रिंग सब लोगों को समझ नहीं मनी लॉन्ड्रिंग की आती। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि जब आप एक मुल्क में पैसा नाजायज़ तरीके से बनाते हैं तो ज़रूरी ये होता है कि वो आप उसको मुल्क से बाहर रखें, क्योंकि वो मुल्क के अंदर वो नज़र आ जाता है। तो इसलिए जब आप सारी दुनिया में, हमारा ये इशू नहीं है, ये सिर्फ ये सारी तीसरी दुनिया में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, आप हर डेवलपिंग वर्ल्ड में देखें कि जिधर भी उनकी प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स जब पैसा चोरी करते हैं तो वो मुल्क से बाहर भेज देते हैं, और इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ये इलीगली बाहर जाता है। और फिर ये उससे प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं बाहर, लंदन में। बल्कि अभी मैं एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख रहा था कि किस तरह हिंदुस्तान में बता रहे हैं कि उनके बड़े बड़े अमीर लोग जिन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं वो सब लंदन में बैठे हुए हैं, और उनके पास अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ और उनकी बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है वो पैसा वापस लाना। ये एक ऐसा बड़ा अजाब है। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि गरीब मुल्क, डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब होती जा रही है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से अमीर मुल्कों में जाता है। इसी तरह ये मेफेयर के फ्लैट्स और ये सबसे महंगे इलाकों में इस तरह की और भी गरीब मुल्कों का पैसा जाता है बाहर। और ये असल वजह है कि तीसरी दुनिया जो डेवलपिंग वर्ल्ड नीचे जा रही है, क्योंकि वो पैसा अगर उसी मुल्क में खर्च हो तो उसे नौकरियां मिल सकती हैं, आप ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्कूल्स बना ले, अस्पताल बना सकते हैं। वो जब पैसा बाहर चला जाता है तो बाहर तो उनके लिए नौकरियां मिल जाती हैं, और वो उधर एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है, और उनकी दौलत भी बढ़ जाती है, और उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मुल्क में एक तो वो पैसा बाहर चला जाता है, दूसरा ये डॉलर्स लेके पैसा बाहर भेजते हैं। ये जो टीटी का सारा केस है, ये है क्या? यहां से हवाला हुंडी से पैसा बाहर भेजा, जिसकी जरूरत पड़ी वो टीटी से मंगवा लिया, और उन्होंने कहा जी के नो क्वेश्चंस आज, क्योंकि हमें रेमिटेंसेस आई हैं। ये पूरा एक रैकेट है मनी लॉन्ड्रिंग का। और इस मुल्क में जो अगर हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ता है, जो मैं कह बैठा हूं, जब रुपए पे प्रेशर पड़ता है महंगाई आ जाती है, गुर्बत बढ़ती है। तो जब आप अपने डॉलर्स यहां से डॉलर लेके बाहर भेजते हैं तो वो दूसरा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे मुल्क को, कि डॉलर्स की जब कमी होती है तो रुपए पे प्रेशर पड़ता है। अब इसके ऊपर आखिर में ये जाके फंस गए कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दो नैब के कानून से। अगर इनको कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो इनको फिक्र क्या चीज है? हमें क्यों नहीं डर लगा हुआ? और अफसोस ये है कि इसके ऊपर इन्होंने इतना ज़्यादा सारा हमारे टाइम भी ज़ाया हुआ, ये सारा इधर तक पहुँचे। और फिर से मैं यहाँ अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब आज आए, और आपका जो जज्बा, और आप बैठे और इतनी देर तक आपने पूरी सब्र से काम लिया। लेकिन
ये इतना इंपॉर्टेंट था कि हम ये लेजिस्लेशन पास करें, फैटफ के लिए नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क को, अगर हमें जो स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की एक रिपोर्ट है कि हर साल पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग, ये देख लें कि हमने IMF से जो कर्जा लिया है वो 6 अरब डॉलर का लिया है और उसकी हमें सारी कंडीशंस माननी पड़ती है। तो ये सोच लें कि 10 अरब डॉलर की अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग ही रोक लें तो हमें कर्जे लेने ही ना पड़ता IMF से, क्योंकि हमारे पास हमारे रिजर्व्स कम थे। इसलिए स्पीकर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये इस मुल्क की फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारी ये भी बदकिस्मती है कि जो हमारी रूलिंग एलीट, जो हमारे साहिब इक़्तिदार रहे हैं, वो साहिब इक़्तिदार जब ये पैसा बाहर जा रहा था, किसी ने कोशिश नहीं की रोकने की। किसी ने ये कोशिश नहीं कि बाहर इनके प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी बड़ी बाहर हैं, किसी ने नहीं पूछा कि किधर से पैसा गया है। इन्होंने मुझे अदालत में, जब मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज करके ये जब अदालत में मुझे लेके गए, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, क्योंकि मेरा तो फ्लैट 2002 का डिक्लेयर था, लेकिन 2016 में इसलिए लेके गए क्योंकि मैंने इनका पैनामा का केस उठाया हुआ था। तो पैनामा का जब केस उठाया था, उसमें फिर मुझे प्रेशराइज करने के लिए अदालत में ले गए। तो स्पीकर साहब, अगर मैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, एक स्पोर्ट्समैन था, मैं अगर 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा सकता हूं, मैं अपनी सारी मनी ट्रेल दे सकता हूं पाकिस्तान में पैसा लाने के लिए, ये एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते कि पैसा बाहर कैसे गया है। ये बता सकते हैं कि हाइड पार्क, क्योंकि मैं लंदन, मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी है, 1 हाइड पार्क लंदन का तकरीबन सबसे महंगा प्रॉपर्टी है। मेफेयर दुनिया में महंगा तरीन शहर है लंदन, और मेफेयर लंदन का महंगा तरीन इलाका है। उधर इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज, किधर से आया पैसा? ये कोई डॉक्यूमेंट बता दें कि पैसा बाहर किधर गया। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टीज की लिस्ट है, अपने नाम पे नहीं लिए हुए। एक न्यूयॉर्क में फ्लैट गलती से अपने नाम पे ले लिया, जो एक केस चल रहा है, बाकी तो अपने नाम पे नहीं। ये किधर से पैसा आया? तो जब एक मुल्क की जो सरबरा, जब वो पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और डॉलर्स में बाहर लेके जाते हैं, दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज है, वो यहां से कन्वर्ट करते हैं, रुपए को डॉलर में बाहर ले जाते हैं। तो जब वो लेके जाते हैं, वो 2 चीजें उनको करनी पड़ती है। पाकिस्तान के इदारे पहले तबाह करते हैं। पहले नैब में इन्होंने मिलकर अपना आदमी रखवाया, वो जो नैब चेयरमैन था, इन्होंने केसेस इनके बंद किए। हुदायबा पेपर मिल ओपन एंड शट केस था, उसके ऊपर इसहाक डार की बकायदा सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, उसने बैंक अकाउंट्स दिए हैं कि जिधर जिधर यहां से पैसा बाहर गया, नाम दिए हुए हैं उसने। ओपन एंड शट केस, इनका अपना आदमी नैब में बैठा हुआ था, उसने वो आगे प्रोसीड नहीं किया। तो इन्होंने ये जो 10 साल के अंदर 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान के कर्जे बढ़े हैं। 60 साल की तारीख में टोटल पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब था, 10 सालों में पहुंच गया 30,000 अरब। हमारा जो सबसे बड़ा मसला क्या बना हुआ है, जो हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया पहला साल, उसका आधा चला गया इनके कर्जों की किस्तें अदा करने पे। मुल्क किधर से चलाते हैं? फिर हमें कहते जी आप कर्जे ले रहे हैं। अगर हम कर्जे ना लें तो हम मुल्क कैसे चलाएं? आधा तो जो पैसा इकट्ठा किया उनकी कर्जों की किस्तों पे चला गया। अब जो हमने कोरोना की वजह से कम कलेक्शन हुई, फिर हमारा 1000 अरब कम हुआ, तो 4000 अरब अब जो इकट्ठा किया ये सेकेंड ईयर में, उसमें से 2600 अरब वो चला जाएगा कर्जों की किस्तों देने पे। तो स्पीकर साहब, बात ये है कि ये कैसे हो सकता है कि आपने 10 साल में इस मुल्क को बोझ डाल दिया, इसका मुल्क का जो कर्जा है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, और आप जब बात करें करप्शन की तो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। कभी कहते हैं कि जी ये ब्लैकमेल इधर कर रहे हैं, कभी पहले इन्होंने ब्लैकमेल, उस पर पहले हमें कहा जी, पहले दिन से शुरू कर दिया कि जनाब हम मानते ही नहीं इलेक्शन को, हम कह रहे हैं कि खोलें जो आप चाहते हैं, बताएं हमें कौन सी। उसके बाद बात ही नहीं की। असेंबली ना चलने दें, तकरीर ना करने दें। ये तो आज वो है नहीं, तो मैं तकरीर कर रहा हूं, नहीं तो तकरीर नहीं करने देते। तो ये वो लोग हैं जो, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान का। देखिए ना, अगर जो असेंबली का सबसे बड़ा काम है कि पब्लिक इंटरेस्ट की हिफाजत करना, तो क्या ये पब्लिक के इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं? ये तो अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं।
इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है कि ये चोरी किया हुआ पैसा वापस आए। इन्होंने अपनी ऑपोजिशन का मकसद ये बना दिया कि किसी तरह वो उस चोरी किए हुए पैसे को बचा लें। कैसे एक मुल्क तरक्की कर सकता है जब एक मुल्क के जो बड़े बड़े जिन लोगों के पास इतना, हमें पता है, हमें स्पीकर साहब, मैंने तो इनको सबको देखा हुआ है, मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे। मुझे तो पता है ये जिस तरह अब आप जो देख रहे हैं, इसहाक डार को देखें। इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर पे कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया इतना पैसा? और जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। स्पीकर साहब, मैं आखिर में मैं ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। मैं आखिर में हाउस का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो PMDC का बिल पास किया, ये बहुत ज़रूरी था। स्पीकर साहब, बदकिस्मती से हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस और हमारे जो डेंटिस्ट्री, उनके कॉलेजेस की जो स्टैंडर्ड है वो गिरती जा रही थी। इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक हम इनकी स्टैंडर्ड्स रेज करें। और ये जो बिल था, ये कोशिश तो कर रहे थे 1.5 साल से। मैं फिर से हाउस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने ये बिल पास किया और इंशाअल्लाह इससे हमारे डॉक्टर्स और डेंटिस्ट की स्टैंडर्ड बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया। All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently motion is adopted. काउंट कराए जी। ओके, एक मिनट मैं काउंटिंग करता हूं। एक मिनट। All those in favor of the motion, they may rise on their seats. Rise in their seat, please. Count be made, please. Count be made, please. अपनी सीटों पे प्लीज, अपनी सीटों पे खड़े हो जाए। काउंट बी मेड प्लीज। All those against may rise in their seat. All those against may rise their seat. नहीं जी प्लीज। ऑल दोज काउंट बी मेड प्लीज। काउंट बी मेड प्लीज। मैं उससे पूछ लूंगा प्लीज। मैं उससे पूछ लूंगा जी प्लीज। काउंट बी मेड प्लीज। So members rose in favor of the motion, 190 rose against the motion, so the motion is adopted. जी मैं भी तमाम हाउस को बहुत बड़ा मुबारकबाद देती हूँ क्योंकि आज हमने तारीखी कानून साजी की है
आप सबको बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि माशाल्लाह जो कानून साजी मुल्क को कौम के बेहतर मफाद में थी आज वो हो गई है। जी जी आप FATF की गुलामी में इस पार्लियामेंट के तौहीन कर रहे हैं और आपने अमेंडमेंट मूव करना है, तकरीर करना है, मुझे बताएं। आपको अगर तकरीर का शौक है तकरीर ना करें, अमेंडमेंट मूव करें प्लीज। मुझे तकरीर का शौक नहीं है, मैं अपने राइट को इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हें FATF की गुलामी का शौक है। मिस्टर चेयरमैन, आप दस्तूर के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं। जो है ना अपना गला इतना खराब ना करे। मेरे गले की फिक्र न करो, दस्तूर की फिक्र करो, इस पार्लियामेंट की फिक्र करो। जी पार्लियामेंट की फिक्र